हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जा रहे हैं पढ़ने। मैंने लास्ट क्लास कहाँ तक एंड किया था? मैंने लास्ट क्लास एंड किया था सॉल्यूशन, और उसके हमने दो टाइप सिखाए थे। एक था आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों में हम क्या आपको डिफरेंस बोले थे? आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउट लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउट लॉ को फॉलो या ओबे ना करे। नॉन आइडियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रहेगा आपका नेगेटिव डेविएशन, दूसरा रहेगा पॉजिटिव डेविएशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने क्या लिखा? सॉल्यूशन विच do not follow or obey Raoult's law are known as non-ideal solution. In this solution, interaction before mixing and after mixing will be different. अब देखिए, आपको पता है कि राउट लॉ का इक्वेशन क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर ये इक्वल हो जाए तो ये बन जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसीलिए ये इट इज नॉट इक्वल। अब ये इक्वल नहीं है तो क्या है? आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर कोई नंबर जीरो के इक्वल नहीं है तो दो केस बनेगा, आइदर वो जीरो से बड़ा हो और वो जीरो से छोटा हो। तो यहाँ पर भी ये नॉट इक्वल है, तो फिर दो केस बनेगा, हम दोनों समझेंगे। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू दिस टर्म, मतलब कि वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट विल बी नॉट इक्वल टू दिस, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट विल बी नॉट इक्वल टू दिस। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ये आइडियल नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा। फिर से बोल रहे हैं, जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओगे और हमारा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कांस्टेंट या ज़ीरो नहीं होगा। वो डेफिनेटली ज़ीरो से आइदर बड़ा हो और छोटा हो। तो हमने क्या लिखा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा हम क्या लिखे हैं? एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल सही। जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो दोनों का हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिलीजिंग या बॉन्ड टूटना, एवरी वन विल रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी का चेंज है दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, मीन्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड क्या लिखे हैं? एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरा पीएचडी रिसर्च करवाया है कि जब आप दो सब्सटेंस को मिला रहे हो, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। यानी हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगा, ये जीरो से बड़ा हो जाएगा। डेल जी मिक्सचर लेस देन ज़ीरो, फिर से वही थर्मोडायनेमिक्स वाला। मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो ये सॉल्यूशन है, अगर हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके और अगर सॉल्यूशन बनाया, मतलब आप इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या बोल सकते हो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ रिएक्टेड विथ ईच अदर। मतलब अगर वो आपस में रिएक्शन किए, मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस है, और आपको पता है कि जब तक डेल जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन आपका ऑलरेडी यहाँ सॉल्यूशन बन चुका है, मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आपस में रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए हमारा डेल जी मिक्सचर क्या हो गया? जीरो से कम, मींस ओनली नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए,
जो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू, तो इसको हम दो केस में बांटेंगे। एक हम लेंगे पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा लेंगे नेगेटिव। मतलब एक लेंगे जो 0 से बड़ा हो और दूसरा वो लेंगे जो 0 से छोटू है। हम आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो केस लेंगे। पहला हम केस क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट लॉ से नेगेटिव जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी इंटरेक्शन विल शो नेगेटिव डेविएशन। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई एक सॉल्यूट है जिसको हमने आपको बी डिफाइन किया था। आपके पास एक सॉल्वेंट है जिसको हमने ए डिफाइन किया था। इस दोनों को आपने एक कंटेनर में डाल दिया तो यहाँ ये बन गया सॉल्यूशन जिसके पास ए प्लस बी है। जब हम केवल सॉल्यूट का बात करेंगे तो यहाँ हमारा बी एंड बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। जब हम यहाँ केवल सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यहाँ ए एंड ए के बीच में केवल इंटरेक्शन होगा। और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। जब हम आइडियल की बात करते तो मेरा ए इंटरेक्शन वाज इक्वल टू बी इंटरेक्शन वाज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ये जब तीनों बराबर था तब मैंने इसको आपको क्या डिफाइन किया था? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें क्या है? जो हमारा ए बी इंटरेक्शन है वो इन दोनों से ज़्यादा है। क्या बोले हम? सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी। तो क्या होगा? जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो भी सॉल्यूशन का डेविएशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी विल शो नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव डेविएशन? अगर हम आइडियल की बात करें तो हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। लेकिन ये नेगेटिव है ना, यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव। तो यही हम लिखे हैं, P इज लेस देन P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये वाला आपको, अगर इनको आप अलग अलग लिखोगे तो क्या लिखेगा? क्या शो करेगा? जैसे आपको याद होगा जब हम इसको ऐसे लिखे थे, अगर इसको हम सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। लेकिन अब क्या देख रहे हो कि ये डेविएशन नेगेटिव है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये सब भी आपस में कम हो जाएंगे। तो वही लिखे हैं हम कि PA लेस देन दिस, PB लेस देन दिस। अब देखिए, जब आपका सॉल्यूशन आपका क्या दिखा रहा है? नेगेटिव। मतलब हमने क्या बोला? AB का इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो हम समझते हैं इसको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपके JEE मेंस में आते हैं। अब देखो, आप ये वाला पॉइंट को हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, आपका यहाँ पर एक सॉल्वेंट है A, यहाँ पर आपका एक सॉल्यूट है B। दोनों को आपने एक कंटेनर में लिया। अब आपका आ गया यहाँ पर AB। ठीक है, अब देखिए, इसका इंटरेक्शन होगा AA, इसका इंटरेक्शन होगा B एंड B और इसका होगा AB। अब देखो, जब A एंड B का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो सपोज हम यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई पुल करे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और पुल करे यहाँ पहुँचेंगे, वही सेम हाल है। AB का बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है कि A एंड B मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम चपक के हैं, एकदम आपस में ये लोग एकदम साथ साथ हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। मान लो अगर A यहाँ है, B यहाँ है,
दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो दोनों इतना डिस्टेंस पर रहेंगे। लेकिन इन दोनों में इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन है कि दोनों एकदम क्लोज हैं, तो क्या वॉल्यूम का लेयर कम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम क्या लिखे हैं, डेल वी मिक्सर इज लेस देन 0। कुछ समझ में आया? चलिए अब यहाँ बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, डेल एक्स मिक्सर इज लेस देन 0। अब देखो जो आपका मिक्सर बना ए बी, इनमें इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कि दोनों एकदम आमने सामने, ए यहाँ बी यहाँ, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों सॉल्यूशन बन गया है, मतलब दोनों स्टेबल हैं। और जब स्टेबल है तो क्या होगा, हीट विल रिलीज, साइन क्या होगा, नेगेटिव। इसीलिए हम क्या लिखे हैं इधर, लेस देन 0। क्लियर यहाँ तक? चलिए ये दो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एंड जेई के लिए क्वेश्चन आते हैं इस पर। नेक्स्ट, डेल एस मिक्सर विल बी 0। हाँ मुझे पता है कि जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। डेल जी, मुझे अभी फिर से वही बात, अगर हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन बन गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे रिएक्टेड इन ए वेरी फास्ट मैनर, और आई कैन से दे आर स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव। ये 4-5 आपके जो भी है प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा आते हैं ग्राफ की बात करते हैं, हम थोड़ा ग्राफ की बात करते हैं। तो इस ग्राफ को हम एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे आपको बताने के लिए। ये ग्राफ ऑलरेडी मैं इस ग्राफ को आपको फिर से, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये लोग ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। देखिए अगर हमें ग्राफ बात करना हो, हमने यहाँ पर ले लिया एक एक्सिस, ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। पहले हम आइडियल का तो ग्राफ सबको सिखाए थे। तो देखो आइडियल में क्या था, यहाँ पर समथिंग आपका आया था P0B, और थोड़ा ऊपर में आया था P0A। अब देखो ये आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो हम नॉन आइडियल को दिखाएंगे कंटिन्यूअस लाइन से और आइडियल को दिखाएंगे डॉट लाइन से। क्यों? क्योंकि आइडियल से हमको केवल यही देखना है कि आइडियल से नॉन आइडियल कितना डेविएशन हो रहा है, इसीलिए हम नॉन आइडियल को दिखाएंगे कंटिन्यूअस लाइन से, आइडियल को दिखाएंगे डॉट लाइन से। अब देखो अगर आइडियल की बात करें तो ये हमारा आइडियल था किसका, P इज इक्वल टू P0A x मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। दिस वाज द आइडियल फॉर PB। PB is equal to P0B into mole fraction of B, and this was the ideal of PA. PA is equal to P0A mole fraction of A। अब हमारा नॉन आइडियल में हम पहला केस जा रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स थोड़ा नीचे, पॉजिटिव मीन्स थोड़ा ऊपर। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हमारा कैसे होगा, देखिए नेगेटिव थोड़ा सा नीचे आएगा, नेगेटिव थोड़ा सा नीचे आएगा, नेगेटिव थोड़ा सा नीचे आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, अगर इस लाइन का नाम लिखे तो क्या होगा, P0 इज लेस देन P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगर मैं इस लाइन का नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, PB इज लेस देन P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और अगर इनका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, PA इज लेस देन P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यानी हम क्या बोलेंगे, जो हमारा डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है, वो हमारा शो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन, और जो कंटिन्यूअस लाइन है वो क्या शो कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आप देखिए ये आइडियल से नीचे है, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन थोड़ा नीचे है। अब देखिए लेस देन भी है तो नेगेटिव डेविएशन है। अब देखो इसमें एक और चीज़ आपको समझना है, अगर हम प्रेशर की बात करें, देखो प्रेशर का देखो, अगर आइडियल की बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरह बना है, और नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन की हम बात करें
तो ये हमारा कुछ इस तरह बना है, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट इसको हम क्या बोल सकते हैं, जब इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर है तो ये वाला पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वेपर प्रेशर। क्योंकि देखो यहां से उठा फिर नीचे हुआ फिर ऊपर चला गया, यानी ये हो गया मिनिमम वेपर प्रेशर। अब आप बताइए, जिनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम है वो बहुत तेज भागेंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप एक सॉलिड रखो, एक लिक्विड रखो, एक गैस रखो, सबसे पहले कौन एस्केप करेगा, सबसे पहले कौन सरफेस को छोड़कर भाग जाएगा? सॉलिड है वो तो वहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि उनकी प्रेशर बहुत हाई होती है। लिक्विड थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स जाएंगे क्योंकि उनकी प्रेशर थोड़ा इंटरमीडिएट। गैस सबसे पहले भागेगा, क्यों? आपको मैंने क्लास में कितनी बार एग्जांपल दिया है कि अगर मैं इस कॉर्नर के रूम पर अगर एक डीओ का स्प्रे दूं तो उस कॉर्नर वाले समझ जाएंगे ओहो कहीं ना कहीं डीओ की स्प्रे है। मतलब गैस की प्रेशर बहुत कम है, और अगर प्रेशर बहुत कम होगा तो वो बहुत जल्दी इवापोरेट करेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि वेपर प्रेशर मिनिमम है, यानी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर अगर मिनिमम है तो बहुत जल्द गर्म करेगा और इवापोरेट शुरू हो जाएगा। तो जिसका वेपर प्रेशर मिनिमम उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, वही हम लिखे हैं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसमें एक आपका वेल नोन एग्जांपल है CHCl3 प्लस CH3COCH3, इसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। अब आपके जेई एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन। तो आप कैसे पहचानोगे, याद रखना, अगर कहीं पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख रहा है, आपको हम पढ़ाए थे बॉन्डिंग में, H बॉन्ड कब बनता है, व्हेन हाइड्रोजन मेक्स बॉन्ड विथ नॉफ। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए आइदर नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, तभी H बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और आप वो सॉल्यूशन लो जहां H बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, समझ जाना कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। दूसरा, जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ हो, जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ हो, तो आप समझ जाना कि हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज एजियोट्रॉपिक। व्हाट इज एजियोट्रॉपिक? तो एजियोट्रॉपिक क्या होता है, इसका बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन आता है कभी कभी कि ए सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक। हम क्या बोले, वो सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉप। और दूसरा क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म। ये तो बस एक सिंपल डिफिनीशन है जो आपके बोर्ड में आती है, लेकिन आपके एग्जाम पर्पस से जेई और नीट में ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पहचानना कि कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, एनालाइज करो इसको। चलिए, केस 1 के बाद मैं आता हूं केस 2 में। क्या लिखा हुआ है केस 2? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। क्या लिखा है, सॉल्यूशन इन विच AB इंटरैक्शन इज वीकर देन AA और BB इंटरैक्शन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अभी हम समझेंगे ये कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर मेरा आइडियल सॉल्यूशन हो तो मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ
बी। लेकिन अब ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, मतलब ज़्यादा है, तो अब यही क्या हो जाएगा, P इज़ ग्रेटर दैन P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यही वाला हम पहला पार्ट लिखे हैं। अगर इसको हम लिखे विथ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा, P ऑफ ए विल बी ग्रेटर दैन P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड PB विल बी ग्रेटर दैन P नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि डेल वॉल्यूम मिक्सर 0 से बड़ा होगा, यही ये स्टेटमेंट कह रहा है। कैसे, समझो पहले आप। मान लो आपका ये वाला एक सॉल्वेंट है A, ये सॉल्यूट है B, इन दोनों को आप इसमें डाल दिए तो इसमें आ गया A प्लस बी। इसमें केवल प्योर A है तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो A एंड A के बीच में होगा। इसमें केवल प्योर B है तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो B एंड B के बीच में होगा। जब आप दोनों को एक कंटेनर में डाल रहे हो तो इनमें जो सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो इनके बीच जो भी इंटरेक्शन होगा वो होगा A एंड B के बीच में। अब देखो A एंड B के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग होता ना तो A एंड B को पुल करके रखता है, लेकिन वीक है ना तो A एंड B थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा हो तो क्लोज रहता है, अगर इंटरेक्शन थोड़ा वीक हो तो दूर। जस्ट आप समझ लो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर क्लोज to each other, they are close to each other, but you just see the case of Salman Khan and Aishwarya Rai, they both are celebrities but they are not so close, so they are distant each other। तो वही बात है कि जब ये आपस में क्लोज नहीं होंगे तो A और B के बीच के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वही क्या लिखा है कि मिक्सिंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर क्या लिखा है, हीट बढ़ेगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब इनका इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से हीट देना पड़ेगा ताकि इनके रिपल्सन को ओवरटेक करके इंटरेक्शन करे। तो जब हम हीट देंगे तो हीट का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तीसरा क्या लिखा, ये तो आप हमेशा सेम रहेगा चाहे जो आप लो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और जब पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो हमारा एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हमारा A एंड B मिक्स होके सॉल्यूशन बन रहा है, मीन्स इनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है। जब मिक्सिंग हो रही है मतलब रिएक्शन फास्ट है, जब रिएक्शन फास्ट है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हमारा डेल G नेगेटिव होगा। क्लियर? अब इनकी आते हैं ग्राफ की हम बात करते हैं। तो हमने बस रफ ग्राफ ड्रॉ किया क्योंकि हमें आपको इस ग्राफ को बताना है, हमने बस रफ में ड्रॉ किया है। ये ग्राफ आपको सिंपल लॉजिक है, सबको समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा समझो, दिस इज माय वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, दिस इज माय P नॉट B, दिस इज माय P नॉट A। अगर इसका नाम क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसका नाम क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसका PB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब ये आप क्या देख रहे हो कि हर चीज़ इंक्रीज कर रहा है, हर चीज़ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका भी ग्राफ जो पहले था नीचे अब कहाँ होगा, नॉर्मल से थोड़ा ग्राफ ऊपर चला जाएगा।
तो अब इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। P is greater than P naught A mole fraction of A, P naught B mole fraction of B। को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम अब देखिए फिर से आपको समझाना है। मान लिए ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, किसका, P इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये है P is greater than P naught A mole fraction of A, P naught B mole fraction of B। तो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत रेयर केस में इवापोरेट करेगा, यानी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। मतलब लास्ट में हमने क्या सिखाया था, इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, कि जिनका वेपर प्रेशर कम था उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, क्योंकि देखो यहाँ भी नीचे से आ रहा है, लो वैल्यू से आ रहा है, फिर हाई गया, फिर लो हो गया, यानी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब ये मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम। क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है समझने के लिए। वैसा सॉल्यूशन जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करे। सबसे पहले कैसे पहचानोगे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। सबसे पहले देखना कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं। पहला क्या देखना है, वेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। और दूसरा क्या देखना है, जब सॉल्यूशन है तो मिनिमम दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट। तो किसी एक में H बॉन्ड होना चाहिए, दूसरे में H बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हमने क्या लिखा, इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फर्स्ट, एब्सेंट इन सेकेंड। अब ये चार एग्जाम्पल देखो, वाटर में H बॉन्ड है, बेंजीन में H बॉन्ड नहीं है, वाटर में H बॉन्ड है, इस हाइड्रोकार्बन में H बॉन्ड नहीं है, अल्कोहल में H बॉन्ड है, इसमें बेंजीन में नहीं है, मिथानॉल अल्कोहल में है, इस हाइड्रोकार्बन नहीं है। मतलब एक में H बॉन्ड होगा, दूसरे में H बॉन्ड नहीं होगा। ऐसा आपको अगर कहीं भी कॉम्बिनेशन दिख जाए, आंख को बंद करो, क्या किस में आपको क्लिक करना है, आंसर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CP। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, CP। क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन विल ओनली डिपेंड ऑन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वो उसके नेचर पर नहीं डिपेंड करेगा, वो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एक सिंपल आप बात करो, मान लो मेरे पास अगर 2 ग्लास पानी है, मैं क्या बोला, आई हैव टेकन 2 ग्लास ऑफ वाटर, इन द फर्स्ट ग्लास आई हैव पोर्ड सम शुगर, इन द सेकेंड ग्लास आई हैव जस्ट पोर्ड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। Now in comparison to water, sugar will be less in quantity, honey will be less in quantity. The one which is less in quantity is known as solute, लेकिन solute has different nature. Sugar is solid, honey is liquid. But colligative property never depends on the nature of solute, whether it is solid, liquid or gas. It is valid for each and every case. वही हम लिखे हैं colligative property, properties of the solution which depends only on the number of moles of solute particles present in the solution and are independent from the nature of solute. समझ में आ गया। टाइप्स हमें 4 तरह का पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RLVP। सेकेंड इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई विल राइट ELBP।
Third is depression in freezing point, DLFP, and last is osmotic pressure. I will use symbol pi. Next, very important for the medical guys, all colligative property depends on molality. All the colligative property will depend on the molality, छोटू m. And what is the condition for colligative property? The first is solution should be dilute, and second, solute should be non-volatile. Solute should be non-volatile. Now, based on this information, there was one question in JEE Mains. Let me see who is going to answer me. Let me see who is going to answer me. Where is the duster? Suppose here I have taken two containers. This container has 1 kg of water. This container has 1 kg of water. Here I have poured 30 gram of urea. Here I have poured 30 gram of urea, and here I have poured, you assume as and here I have taken 90 gram of glucose. Here I have taken 90 gram of glucose. Clear? Now you imagine that for this one, relative lowering of vapor pressure is equal to x, and for this case relative lowering of vapor pressure is equal to y. Now my first question, x is greater than y. Second option, x is less than y. Third option, x is equal to y. Fourth option, cannot be calculated, cannot be determined. Now what will be the answer? Now what I told, it always depends on the number of moles of solute. Your first work is to find the number of moles. So my number of moles will be, given weight is 30 and the mass of urea is 60, is equal to 1/2. And here number of moles, given weight is 90, mass of glucose is 180, so it will be 1/2. So in both the case number of moles are same, therefore x will be equal to y. Why? Because colligative property always depends on the number of moles of solute. Means the one which has more moles will have more colligative property, less is less. But since they both have same moles, half mole urea and half mole glucose, and they both are less than solvent, that's why they both are solute and both have the same number of moles, therefore your x is equal to y. This type of question JEE Mains candidate can solve it, because in JEE Mains this type of question they will ask to test your IQ. Clear it? So once you pause it, copy it down, analyze it. Okay, so in the last class में हमने कहाँ टॉपिक एंड किया था? टिल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वैन हॉफ फैक्टर. हमने क्या बोला? वैन हॉफ फैक्टर हुज सिंबल इज स्मॉल आई. अब देखो बेटा, जो जेई वाले हैं वो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ना समझे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आई नहीं है, इट इज़ नॉट आयोटा. ये आपका है वेंट ऑफ फैक्टर. इसका मीनिंग क्या होता है समझो. क्या लिखें? दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. अगर पार्टिकल्स टूट रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए तो इसे क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन. लेकिन वहीं 2-3
मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट जुड़ के अगर एक कंपाउंड बन गए उसे क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और dissociation depends on the case divided by number of particles before association as well as dissociation। हम केस 1 लेके चलते हैं, फर्स्ट केस वेयर इट इज़ अ केस ऑफ डिसोसिएशन। देखिए अब इसमें एक फार्मूला है। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप फार्मूला भूल जाते हो, तो हम दोनों तरफ से लेके चलेंगे, बैकअप भी लेके चलेंगे। इन केस अगर फार्मूला याद है तो वेरी फाइन, नहीं याद है तो हम उसको विद इन 20 सेकेंड्स डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हम आपको 4 एग्जाम्पल लेके सिखाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा NaCl है। जब हमारा टाइम t बराबर 0 है, हम एज्यूम किए कि ये हमारा A था और ये हमारा डैश था, तो ये वाला क्या हो गया? ये केवल A था, ये नहीं है, मतलब अभी NaCl टूटा नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बिफोर डिसोसिएशन। क्या लिखेंगे इसको हम? बिफोर। अब क्या होगा? जब हम टाइम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? A माइनस क्या होगा सर? ये आपका A माइनस A अल्फ़ा टाइम टूटेगा, तो ये A अल्फ़ा बनेगा, ये A अल्फ़ा बनेगा। सो दिस इज़ योर आफ्टर डिसोसिएशन। लेकिन अब इनका देखिए, अगर हमें आई फैक्टर निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? पहले आफ्टर, बाद में बिफोर। तो ये वाला आफ्टर है, सबको जोड़ो, A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा बाई A अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचा आपका? A प्लस A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई A कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस अल्फ़ा। तो मेरा कितना आ गया वेंट ऑफ फैक्टर? 1 प्लस अल्फ़ा। ये मेरा पहला। चलो एक और सॉल्व करते हैं कि आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लो इसमें जब हमारा टाइम t बराबर 0 था, ये A था, ये डैश डैश। जब हमारा टाइम t बढ़ते गया तो ये क्या होगा? A माइनस A अल्फ़ा, ये होगा A अल्फ़ा, ये भी होगा A अल्फ़ा, लेकिन ये 2 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। ये वाला कब हो जाएगा? दिस इज द केस ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, दिस इज द केस ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। तो मेरा आई क्या आ जाएगा? आफ्टर में क्या है? A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस 2A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या? A अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचेगा? A प्लस 2A अल्फ़ा बाई A कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अगर यहाँ बात करें हम फिर से वही, अगर टाइम t बराबर 0, ये A ये डैश डैश, ये कब हुआ? दिस इज द केस ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। जब ये आपस में टूटना शुरू हुआ, A माइनस A अल्फ़ा ये A, लेकिन यहाँ 3 है तो 3A अल्फ़ा। दिस इज द केस ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ I क्या हो जाएगा? आफ्टर। I क्या होगा? पहले आफ्टर, बाद में बिफोर। तो आफ्टर में क्या आएगा? A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस 3A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई A अल्फ़ा कैंसिल, A प्लस 3A अल्फ़ा बाई A कैंसिल, 1 प्लस 3 अल्फ़ा। अगर इसकी हम बात करें तो जब मेरा टाइम t बराबर 0, ये मेरा A ये डैश डैश, तो दिस इज द केस ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। जब टाइम t बराबर t, तो ये A माइनस A अल्फ़ा, ये A अल्फ़ा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2A अल्फ़ा, ये भी A अल्फ़ा, यहाँ 3 है तो 3A अल्फ़ा। ये हो गया आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसका I कितना हो गया? पहले आफ्टर, बाद में बिफोर। तो आफ्टर में क्या क्या है? A माइनस A अल्फ़ा प्लस 2A अल्फ़ा प्लस 3A अल्फ़ा बाई A, क्या होगा? 3 प्लस 2 5 में से 1 गया 4, तो क्या आएगा? A प्लस 4A अल्फ़ा बाई A इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फ़ा। अब देखो, हम एग्ज़ाम में बार बार इतना सॉल्व नहीं करेंगे।
जिस तरह हम लोग कैसे, अगर आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे सीक्वेंस सीरीज, कैसे आप लोग एपी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म देख के और एक क्या बोल देगा फाइंड द nth टर्म। वही बात है, हम देख रहे हैं कि एक ही सीक्वेंस है, तो हम जनरल में क्या लिख सकें, जनरल में जनरल फार्मूला इन केस ऑफ डिसोसिएशन कि जो आई होगा इट विल बी इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, 1 + n-1 इंटू अल्फा, ये हमारा आई का वैल्यू होगा। अब देखो n क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिकल्स में टूट रहे हैं। चलो वो वाला फॉर्मूला हम सब में यूज़ करेंगे। हम लिखे I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये मॉलिक्यूल्स कितने ब्रेक किया, 1 2, ये मॉलिक्यूल्स 2 में ब्रेक किया, तो क्या आएगा 1 + 2-1 इंटू अल्फा इक्वल टू 1 + अल्फा। क्या दोनों आंसर मैच किया? चलो यहाँ भी टेस्ट करते हैं। हमने लिख दिया I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। हमारे कितने पार्ट्स में ब्रेक हुए, 1 और 2 3, तो 1 + 3-1 इंटू अल्फा बराबर 1 + 2 अल्फा, दोनों आंसर मैच हुआ। चलो यहाँ भी यूज़ करते हैं वो लॉजिक। I = 1 + n-1 इंटू अल्फा, कितने पार्ट में ब्रेक हुए, 1 और 3 4, 1 + 4-1 इंटू अल्फा 1 + 3 अल्फा, दोनों मैच हुआ। चलो यहाँ भी टेस्ट करते हैं। I = 1 + n-1 इंटू अल्फा, n कितना हुआ, 2 और 3 5 में ब्रेक हुआ, तो 1 + 5-1 इंटू अल्फा 1 + 4 अल्फा, ये भी दोनों सेम। अब मतलब इससे हमने क्या देखा कि हम बार बार इतना लंबा लॉजिक लेके नहीं सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो अब ये आपको डिपेंड करता है कि अगर आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हो तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत आसान से याद रहेगा। अगर आपने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं फॉलो किए हो और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि हम फार्मूला भूल रहे हैं, विद इन 15 सेकेंड्स आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। क्लियर? एक बार वीडियो को पॉज करें, पूरा कॉपी करें इसको। चलो तो अब हम दूसरा केस में आएंगे। ये मेरा केस 1 क्या हो गया, डिसोसिएशन। अब हम आएंगे दूसरे केस में। ओके, नेक्स्ट केस 2। जो हम केस 2 आ रहे हैं, दैट इज माई एसोसिएशन। क्या है ये? एसोसिएशन। इसमें हमें 2 केस तक पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे जब डाइमर बनेगा, और जब दूसरा पढ़ेंगे जब हम ट्राइमर बनेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमर? 2 मिलके 1 बन गया, तो क्या बोलेंगे इसको? डाइमर। ट्राइमर क्या बोलेंगे? डाइमर हमने क्या बोला? 2 मिलकर 1 बन गया डाइमर, 3 मिलकर 1 बन गया ट्राइमर। हम पहला केस आते हैं डाइमर का। माई फर्स्ट केस विल बी ऑफ डाइमर। चलो हमने क्या किया, 2A 2 मॉलिक्यूल्स मिला के हमने 1 बना दिया।
एक चीज़ याद रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। अगर मान लो अगर ये दिया है A, अगर इसके पहले नंबर लिखा है तो ये क्या शो करता है 2 मोल्स ऑफ A, लेकिन अगर इसके बाद में लिखा है तो ये क्या शो करता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ A। ये नहीं कि इसको भी बोला था 2 मोल्स ऑफ A, नहीं, ये शो करेगा 2 मोल्स ऑफ A और ये क्या शो करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ A। तो यहाँ पर जब हमने 2 लिखा पहले तो ये क्या शो किया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A, और ये क्या शो किया 1 मॉलिक्यूल्स बना, तो 2 से 1 बना तो क्या डाइमर हो गया। चलो, जब हमारा टाइम t बराबर 0 था तो ये A डैश, दिस इज द केस ऑफ बिफोर, क्लियर है। और जब हमारा टाइम t बराबर t बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा A माइनस A अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या बचेगा A अल्फ़ा बाई 2। क्यों? क्योंकि आपने जब 2 मोल्स के लिए A अल्फ़ा लिया तो 1 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा A अल्फ़ा बाई 2। दिस इज द केस ऑफ आफ्टर। हमें I निकालना है तो I क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बाई बिफोर। तो आफ्टर में क्या है A माइनस A अल्फ़ा प्लस ऑफ A अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई A। तो ये क्या बचेगा आपका A माइनस A अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई A कैंसिल, क्या बचा A कैंसिल 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये केस किसके लिए हो गया फॉर डाइमर। अगर हम बात करते हैं ट्राइमर की तो इसमें क्या होगा, आपने कोई 3 मॉलिक्यूल्स लिया तो ये 1 मॉलिक्यूल्स बन गया, जस्ट लाइक ओजोन। तो जब हमारा टाइम t बराबर 0 तो ये A और डैश, दिस इज द केस ऑफ बिफोर। जब टाइम t बराबर t हुआ तो A माइनस A अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा A अल्फ़ा बाई 3, दिस इज द केस ऑफ आफ्टर। तो I क्या हो जाएगा आफ्टर बाई बिफोर। आफ्टर में क्या क्या बना A माइनस A अल्फ़ा बाई 3 डिवाइडेड बाई बिफोर में केवल A था। A सबसे कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 3। ये सॉल्व करने कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 3। तो अब हम बार बार इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ से क्या किए कंक्लूड कि I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, एंड दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन। आइए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे हमारा पहला जो वैल्यू क्या है I इजकल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, 1 प्लस 1 माइनस n इंटू अल्फ़ा। आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं इधर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स लिए 2, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, 1 बाई 2 हाफ आएगा, 1 माइनस हाफ अल्फ़ा, दोनों आपका बराबर है। यहाँ टेस्ट करते हैं, क्या फार्मूला लेंगे हम I इजकल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं 3, तो 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 माइनस ऑफ 2 बाई 3 इंटू अल्फ़ा। आपकी इच्छा, आपको अगर लगता है कि हम ये फास्ट कर लेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फार्मूला पता है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम इसको कैसे समराइज करेंगे कि अगर आपका आ गया एसोसिएशन तो क्या लिखोगे I इजकल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, और अगर आपका आ गया डिसोसिएशन तो आप क्या लिखोगे I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। कभी कभी आप मान लीजिए क्वेश्चन में केस पूछ दे कि फॉर I इजकल टू 1 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n, फॉर I इजकल टू 1 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। I को 1 करने के लिए
आपको n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा। यहाँ पर n क्या ले लोगे 1, क्योंकि 1 - 1 0। यहाँ पर n क्या आप ले लोगे, फॉर i को 1 करने के लिए n क्या लोगे आप 1। क्लियर है। एक बार आप देखें, इसको कॉपी करें, एनालाइज कीजिए इसको। सबने कॉपी कर लिया इसका। आइए, एक और स्मॉल टर्म इसमें आता है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो सर, कभी कभी क्या होता है कि उसमें नाइदर एसोसिएशन होते हैं नॉर क्या होंगे, डिसोसिएशन होंगे। तो मान लो, लिख लो कि इफ देयर इज नाइदर association nor dissociation, then it is called normal colligative property। then it is called normal colligative property। और इस केस में IU is equal to 1। क्या हो जाता है आपका, I is equal to 1। लेकिन if there is association or dissociation, then it is called as abnormal colligative property। abnormal colligative property जहाँ पर I is not equal to 1। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I will be equal to abnormal colligative property divided by normal कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप इसी को अगर आप चाहोगे कि नहीं हम लिखे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में, तो आप याद रखना यहाँ पर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मास ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ऊपर है तो मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप I चाहें जिसमें भी लिख दो। अगर I का फॉर्मूला पूछता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही अगर आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में लिखो तो क्या हो जाएगा, अगर आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। फैक्ट्स कॉपी करें। इस विकल्प चाहिए ना, 3 वीडियो चाहिए।